साथियों नमस्कार। चुनाव की रणभेरी जो है बज चुकी है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कोई अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया हूँ यहाँ पे। लेकिन मेरे पास एक अपना विचार था जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों के पास रखूँ, आप लोगों के सामने रखूँ। हो सकता है उससे आप कितने सहमत होंगे ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। ये तो आप जब इस पे अपने कमेंट्स लिखोगे, अपनी बातें करोगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन जो लोकसभा की कुल सीटें हैं 543, 543, और 543 सीटों में सभी पार्टियां जो अपने अपने दावे कर रही हैं कि हमें इतनी सीट मिलेगी, हमें इतनी सीट मिलेगी। तो मेन जो चुनाव है वो दो धड़ों में है। एक है एनडीए जो अभी वर्तमान में सत्ता में है, और दूसरा है इंडिया अलायंस जो विपक्ष में है। बाकी उसके इर्द गिर्द और भी कई पार्टियां जो कि किसी अलायंस में नहीं है। तो अब इस पे जो मैं पहली बार जो मेरा अनुभव है मैं देख रहा हूं, जो सत्ता में पार्टी है करप्शन पे वो बात कर रही है, भ्रष्टाचार के बारे में वो बात कर रही है, और विपक्ष उसके अगेंस्ट में शोर मचा रहा है कि नहीं यार आपने तो मतलब एक अलग है। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, जब से मैं समझ रहा हूं, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं, जब से मैं चुनाव को खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, उसमें क्या है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जनता में सरकार के प्रति जो प्रो इनकम्बेंसी हो। सरकार एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जिसका फायदा हमेशा विपक्ष को मिलता है, और एक प्रो इनकम्बेंसी होती है जो सरकार के साथ चलती है, जो 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 ये बोलती है कि हम सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं भी है तो वो नाराज नहीं है क्योंकि उनका कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली बार मैं अपने चुनाव में देख रहा हूं कि कोई भी केंद्र का जो सेंट्रल का चुनाव है, संसदीय चुनाव है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो पार्टी सरकार में है वो हावी है, वो अपोजिशन पे आरोप लगा रही है। जबकि इसका उल्टा होता था हमेशा हर चुनाव में, जो विपक्ष है वो सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है। इसमें तमाम तरह की बहुत सारी चीजें और भी मैं देखता हूं, जो नैरेटिव गढ़ते हैं लोग और एक एजेंडा सेट करने का प्रयास किया जाता है दोनों तरफ से, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो और एंटी गवर्नमेंट हो। तो वो तरह तरह की सीट सेट करते हैं, और सरकार के लोग जो सरकार में हैं, सत्ता में पार्टी, वो अपनी तरह से उसका जवाब देती है। अब विपक्ष के दावों में, जैसे विपक्ष ये दावा करता है यार कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार ने ऐसा कर दिया है, मोदी जी अपोजिशन को जेल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और उसके केस में मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी का एक स्लोगन है कि मैं कहता हूँ भ्रष्टाचारी हटाओ, और सरकार कहती है भ्रष्टाचारी, और अपोजिशन के लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इसमें एक द्वंद्व चल रहा है, और फाइनली फैसला तो जनता को ही करना है कि क्या होगा। लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अब जनता से जब मैंने कई जगह थोड़ा सा राय लेने की, देखो कभी कभी क्या होता है, हम जहां पे पहुंचते हैं, हो सकता है वो एक ऐसा फील्ड है जहां पे प्रो गवर्नमेंट के लोग होते, प्रो गवर्नमेंट के लोग हों और प्रो अपोजिशन के भी लोग हों। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी गवर्नमेंट, इसने जनता के बीच में पूरी तरह से डेमोग्राफी ही चेंज कर दी। जनता की सोच की डेमोग्राफी की बात मैं कर रहा हूं, मैं कास्टिज्म और ये सब की डेमोग्राफी को, उसकी डेमोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो पॉलिटिकल सोच की जो डेमोग्राफी होती थी, जैसे हम लोग कभी भी, जो लोग सेफोलॉजिस्ट हैं, या जो मैं उसका एक पार्ट रहा हूं,
जो जनता के बीच में जाते थे, सर्वे करते थे कि किस पार्टी को वोट दे रहे हो, क्या क्या मुद्दे हैं। अमूमन वो सर्वे के अंदर मैं नहीं जाऊंगा कि वो क्या कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, लेकिन जो एक धारणा है, जैसे अगर मैं सपोज करो यूपी की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, नॉर्थ इंडिया स्टेट की बात करूं, तो वहाँ एक हमारे बीच में एक सेट पैटर्न होता है। हम अपने दिमाग में भी सेट पैटर्न लाते हैं कि जैसे मुस्लिम है तो वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो यादव है तो वो सपा को वोट करेगा, वो ब्राह्मण ठाकुर है तो वो बीजेपी को वोट करेगा। ये पूरा, या बिहार में चले जाएं तो वो यादव है तो आरजेडी को वोट करेगा, मुस्लिम है तो आरजेडी को वोट करेगा, भूमिहार और ये सब है तो वो बीजेपी को वोट करेगा। इस तरह से हम एक सेट पैटर्न बनाते थे। आज भी जो सेफोलॉजिस्ट है या जो भी ओपिनियन पोल कर रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं, आज भी वो उसी तरह से अपने सेट पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और उनकी जो ओपिनियन पोल्स गलत हो रहे हैं ना, वो इसीलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि वो जो उनके दिमाग में भरी है चीजें, उनका जो काम करने का तरीका है, वो अभी वो उसी पैटर्न पे अटके हुए हैं। जबकि दुनिया कहां से कहां पे आ गई है ना। अगर मैं बात करूं तो जब मैं कई चीज़ों की बात कर सकता हूं, इसमें फ़ोन की बात कर सकता हूं कि हम कहाँ एक छोटे से फ़ोन पे बात करते थे और आज वो डिजिटल पे हर चीज़ बात करते। कभी भी हमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती थी कि कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ वास्तव में सही है कि नहीं सही है। आज वो 2 मिनट में आपके फ़ोन पे गूगल पे अवेलेबल होता है ना। तो लेकिन जो ये चुनावी सर्वे करते हैं, जो ओपिनियन पोल्स करते हैं, ये जो चाणक्य माने जाते हैं, इन सबके पुरोधा जो सेट करते थे और उनके दिमाग में आज भी वही है, उसी सेट पैटर्न पे काम करते हैं कि मैं चुनावी गणित को बदल दूंगा। क्यों? क्योंकि अमूमन क्या होता है, 2-4% इधर उधर से गणित बदल जाती है। तो अभी भी वो पुरोधा लोग ना उसी पैटर्न पे काम कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, मेरे जो सोच है, इसीलिए वो बार बार गलत साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने पैटर्न को बदलने के लिए तैयार नहीं। जब आप अपने माइंडसेट को खाली करोगे, जब आप अपने भरे हुए दिमाग को खाली करोगे ना, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि जो वो मेरी सोच है वही सही है, अभी भी वही चल रहा है उनके दिमाग में। तो इसीलिए वो बार बार जब मोदी अगेंस्ट में जब काम करता है तो वो फेल हो जाते हैं। और कभी कभी जब वो सही हो जाते हैं तो उसका वो ढोल पीटते हैं। अरे भाई, एक ही चीज को 100 बार अगर करोगे, दोहराओगे, तो कभी ना कभी तो यार 2 बार 3 बार तो सही होगी, तुक्का तो कभी ना कभी तो लगता ही है ना। और विश्वास करिए कि ये लोग का जनता में कोई भी खत्म हो चुके हैं। ये लोग, कोई बात नहीं, बैठ के एक रूम में अपनी सारी चीजों को तय कर लेना, उसी हिसाब से सेट पैटर्न में। आप बिलीव करो, जब अगर उनका जो सर्वे करने वाला फील्ड में जाता है और वो एक रिपोर्ट बना के ले आता है, तो पता है क्या होता है, वो बाद में एडिट हो जाता है, वो ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि इनके सर्वे तो आजकल पार्टी कराती है, उनको पैसा कमाने का वही जरिया है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। तो अब वो माहौल चला गया। जब वो पत्र समाचार में पढ़ते थे, लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। वहां लोगों, आजकल हर आदमी हर पैरामीटर को नाप तोल करता है। तो एक नजरिया ये हो गया। दूसरे नजरियों पे बात करता हूं कि अभी सब लोग ये बोल रहे हैं अब की बार 400 पार कहां से होगा, 370 सीटें कहां से आएंगी, कहां से बढ़ने की गुंजाइश है। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है 20-25 सीटें इधर उधर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन जब भी हम अपने लाइफ में कोई भी काम करते हैं ना, तो एक मंजिल, टारगेट सेट करते हैं ना कि हमें यहां पे पहुंचना है, और हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो हो सकता है हम टारगेट से ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है हम टारगेट से थोड़ा सा कम आ सकते हैं। ये काम करने का तरीका यही है। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह नहीं है चीजें कि यार हम चलो कर रहे हैं, जितना हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा चलो देख लेंगे, जो भी नहीं। ये पुरोधा लोग जो अटक रहे हैं ना, इसीलिए अटक रहे हैं। हमेशा लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर जगह चीजें बदली हुई हैं। इसलिए हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या अंतर आ रहा है। तो इसलिए टारगेट सेट करना है। वैसे तो मैं बता सकता हूं कि कहां कहां कैसे कैसे बदलाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। देखो, कहीं कोई कम होगी, कहीं कोई ज्यादा होगी, ये कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रधानमंत्री जी को लगता है कि भाई हमारी साउथ में कमजोर है। एक समय आपको पता है कि जब नरसिंह राव सरकार बनी थी, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो कांग्रेस का पूरे उत्तर भारत से सफाया हो गया था। बट दक्षिण ऐसा एक राज्य था, दक्षिण के राज्य हैं, वहां से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। लगभग 150 के 150 100 जो मुझे याद है कि 200 के करीब सीटें आएंगी, 192-93 के आसपास सीटें आई थी राजीव गांधी जी को उनके डेथ के बाद। और वो 150 से ज़्यादा सीटें साउथ इंडिया से आई थी। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया एक बेस हुआ करता था कांग्रेस का। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी पूरा साउथ पे बल लगा रहे हैं उनको, क्योंकि वहां से, क्योंकि एक साउथ का एक ही स्टेट है जहां पे बीजेपी अच्छे से लड़ती है, वो है कर्नाटका। अभी 3-4 सीटें वो चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर जब एनडीए में था पहले तो वो ले आते थे, लेकिन बीच में वो गड़बड़ हो गया, इसीलिए उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी किया। तमिलनाडु में अपनी क्यों जोर लगा रहे हैं, इसीलिए जोर लगा रहे हैं। केरला में भी वो जोर पहले से ही चल रहा है, लेकिन उतनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है। मैं आपको एक बता रहा हूं, आंध्रा हुआ, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं। और आप बिलीव करो कि उड़ीसा में भी बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे कि नवीन पटनायक से बात हो जाए, लेकिन उनको लोगों ने, बहुत सारे लोगों को समझाया कि नहीं ठीक है, सही है, हम उतनी सीटें ला लेंगे। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी ये मान के चल रही है कि जो जितनी सीटें हैं अगर वो उतना भी गेन कर लेगी तो उसके लिए फायदे की बात है। उनमें से बिहार एक स्टेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब बिहार में जो 17 सीटें शायद बीजेपी की थी पिछली बार, बिहार में सब लोग कर रहे हैं इस बार गड़बड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, नुकसान अगर किसी का होना है तो बीजेपी का नहीं होना है। बीजेपी उतनी सीटें ला लेगी जितनी सीटें वो पिछली बार लाई थी। नुकसान होगा तो नीतीश बाबू का ही होगा। और एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर एलजेपी, नीतीश और बीजेपी ये सही से चुनाव लड़ेंगे ना तो आरजेडी वहां पे सफल नहीं हो पाएगी। बहुत चुनावी में जो ताना बाना लोग बुन रहे हैं ना, वो बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल 3 स्टेट को लेके वो बहुत अपना वो कर रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सीटें खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आरजेडी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितना गेन कर पाएगी इसमें बड़ी मुश्किल है। ये आपको अभी आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरी चीज, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। महाराष्ट्र में जो लोग, मैं कुछ सर्वेस को देख रहा था और बहुत सारे चुनाव पंडित को जो देख रहा था, आके टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं एक सिंपल सी बात जानता हूं कि जहां पे लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है ना, अपने अस्तित्व की जब लड़ाई लड़ रहा हो, चाहे वो, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, और चाहे वो इवन मैं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे भी हो या अजित पवार भी हो, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी जो अपनी सीटें हैं अगर उसको वो रिटेन भी कर लेती है ना, तब भी बीजेपी के वोटर्स कहीं इधर उधर नहीं गए, और बीजेपी जहां पे खड़ी है उसके वोटर्स वो उनको वोट देंगे। बल्कि मैं ये कहूं कि अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार सही से लड़ पाए, देखो, मैं शरद पवार को लोग बहुत चाणक्य मानते हैं, ये मानते हैं, वो मानते हैं, मैं नहीं मानता। उनकी पार्टी 2-3 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कहीं चुनाव जीतती नहीं है, ठीक है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में है कुल मिला के, बाकी कहीं उसका अस्तित्व तो नाम का है महाराष्ट्र में। और वो चुनावी, बहुत सारे लोग उनको चुनावी चाणक्य, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, कुछ नहीं है। मैं सिंपल सी बात जानता हूं, जब तक किसी को छोड़ते जाओ अपने रिलेशन के आधार पे ना, ये लोग कपटी, ये लोग हैं। आप किसी चीज पे अगर सपोज करो कि मेरे किसी से रिलेशन है और आप अपनी, वो व्यक्ति कुछ गणित, अपना गुणा गणित कर रहा है और मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, इग्नोर मार रहा हूं, तो उसको लोग जो बहुत चाणक्य बता रहे हो, तो वो चाणक्य नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं। तो शरद पवार का कुल मिला के वही हाल है, उनका कुछ नहीं है। वो जब सब नीतीश कुमार को बोलते हैं, बल्कि मैं भी बोलता हूं कि दल बदलू आदमी है, उनकी कोई अपनी राजनीति ना, पॉलिटिकल जो
जो वॉर होता है वो हमेशा, अगर आपके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, आपके अपने विचार हैं, सोच है, उस पर आप अगर स्टैंड करते हो तो आप दूर तक जाते हो। लेकिन जब आपका ये वैसे कि मेरी सरकार बन जाए, मैं इसको दूर रखने के लिए इससे मिलकर अपनी सरकार बना लूं, तो वहां पे खत्म होता है। और मैं कांग्रेस की जो पतन का जो सबसे बड़ा कारण क्या है, वो यही है। राहुल गांधी जी के हाथ में जब से कमान आई है, राहुल गांधी को कुछ लोग पंडितों ने समझा दिया है, वो पूरा लेफ्टिस्ट बन गया है, पूरा कम्युनिस्ट का पूरा प्रभाव आ गया वहां पे। और उनको कुछ लोगों ने समझा दिया है कि नहीं नहीं, आप इसको करो, पहले मोदी को हटाओ, पहले मोदी को हटाओ, ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो आप अपनी विचारधारा से जब हटते हो ना, तो आपके वोटर्स भी आपका साथ छोड़ के भग जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो अब आप शिवसेना उद्धव ठाकरे को देख लो। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इनको साबित कर रहा है। देखो एकनाथ शिंदे का क्या जाएगा, एकनाथ शिंदे क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे? आपकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। अजीत पवार क्या है, फेस तो पूरा शरद पवार थे, लेकिन सबको पता है कि वहां पे सारा काम अजीत पवार देखते थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में शिवसेना की मैं बात करूं, 2 रीजन में है सबसे ज्यादा, एक कोंकण में और एक पूरा मुंबई में। यहीं पे वो 15-20 जो लोकसभा के सीट है वहीं पे वो लड़ती थी। ठीक है, अब जो, अगर मैं कह रहा हूं जो आपका वोट था, सपोज करो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी अस्मिता की जब लड़ाई लड़ रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप पहले अपने को बचाओगे, पहले अपने को बचाओगे ना, कि यार हम किसी तरह से पूरी ताकत अपने को बचाने में लगाओगे। और दूसरी तरफ क्या होगा, मैं क्यों मानता हूं कि वहां पे एनडीए जो लेड गठबंधन है वो ज्यादा मजबूत है। वहां पे बीजेपी ना अपने साथियों को सहयोग करने की स्थिति में भी है। ठीक है, बीजेपी के वोटर्स हर लोकसभा सीट में है, बीजेपी महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो फायदा एकनाथ शिंदे को भी मिलेगा, वो फायदा अजीत दादा पवार को भी मिलेगा। जबकि और जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस भी एक ऐसा है वहां पे जहां पे जब सबके उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में कार्य करता है, बट वो इस हैसियत में नहीं है कि वो अपने सहयोगियों को सपोर्ट कर सके। तो वहां सब अपना अपना अस्तित्व तो अपने अपने को बचाने में लगे। क्यों? क्योंकि शरद पवार को तो फंसा दिया है सुप्रिया सुले को कि उनको अजीत दादा की वाइफ ही लड़ रही है, तो पहले तो वो वहां पे फंसे रहेंगे अपनी बेटी को जिताने के लिए, और उनकी स्वास्थ्य भी अभी इतना ज्यादा वो नहीं कर रहा है, तो वहां पे इतना कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा अनुमान है, वहां पे पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी इन लोगों को। तो एक तो वहां से हो गया। दूसरी चीज को, मैं तमिलनाडु में जो रैली देख रहा था अन्नामलाई की प्रधानमंत्री के साथ, वहां जो वो क्रेज है ना, वो जो एआई जयललिता के जाने के बाद एक स्पेस क्रिएट हुआ है, उसको बीजेपी ऑक्युपाई कर रही है, जो वैक्यूम है, और वो बहुत बड़ा काम करेगा। देखो तमिलनाडु में बीजेपी 0 है, वहां से जितनी भी चीजें अगर सीटें आती हैं, कुछ भी आएंगी, वो उसका फायदा ही होगा। यूपी में कहीं कोई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्या चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां पे पिछली बार बल्कि हमें गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था, और इस बार तो वो उस हैसियत में नहीं है। यही हाल मैं देख लो पंजाब में भी है। पंजाब में तो देखो बीजेपी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, वहां पे जो उसको मिल जाएगा वो भी फायदा ही रहेगा, है ना। दूसरी चीज की पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जो मेन है जहां पे सीटें ज्यादा है, मैं उसकी बातें कर रहा हूं। तो पश्चिम बंगाल में भी है, ममता दीदी के साथ एकदम नेक एंड नेक फाइट होगा। कांग्रेस और लेफ्टिस्ट वहां पे बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं, ममता दीदी उनको भाव भी नहीं दे रही है। तो जो रोचक मुकाबला होगा ना बीजेपी का, सबसे अच्छा मुकाबला वो पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में बहुत ही सॉलिड फाइट होगी और नेक एंड नेक मुकाबला होगा। हालांकि चुनावी पंडित जो बोल रहे हैं कि वहां पे बीजेपी धूल चाट लेगी, लेकिन मैं एक चीज, मेरा जो अभी तक का अनुभव है, देखो राज्य के चुनाव में ना एक अलग कहानी होती है।
वहाँ का लोकल पैटर्न होता है, वहाँ की अपनी चीज़ें होती हैं। बट जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, उसके मुझे मुख्यमंत्री चुनाव चुनना है। हो सकता है ममता दीदी की फैन हो, वहां पे वो सोचेगा नहीं यार ममता दीदी को लाना है। बट जब संसदीय चुनाव होगा ना, वहां पे ममता दीदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिमाग में लाएंगे कि भैया नहीं, मोदी। उनको चुनाव वोट देने में शांति से दे देंगे, उनको वो उतना ज्यादा वो भी नहीं होता, फाइट भी नहीं होती, वो चुपचाप जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं वो देके चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, बहुत सारे लोग, हालांकि अंदर की जो खबरें हैं वो तो ये मान रहे हैं कि इस बार ममता जी का वहां की एक भाषा बाद गोंडोगोल हो गए लोग, ठीक है, तो होने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी अपनी 18 जो 17-18 सीटें हैं उनकी वो रिटेन भी कर लेती ना, तो बहुत बड़ी बात है, सच में बता रहा हूं। लेकिन परिस्थितियां आपको चुनाव के बाद देखेंगे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप भी चौंकेंगे। ठीक है, तो ये मेन मिस्टेक देखो। बाकी एमपी है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की और भी सीट आने वाली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेस्ट होगा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा करेगी। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट भी है उनकी। रही बात हिमाचल की, हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 की चारों सीटें मेरे हिसाब से बीजेपी जीतने वाली है। जो मेन अभी जो दिल्ली की गणित है ना, दिल्ली की गणित में अभी जो ये कांग्रेस और आपका अलायंस हुआ है ना, वो जो सोच के अलायंस हुआ था कि 4 सीट पे आप लड़ रहे हैं और 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम बीजेपी को हरा देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, कमोबेश वही स्थिति होने लगी, क्योंकि इस बार जो टिकट बीजेपी ने सब सारे धुरंधरों के टिकट काट दिए, और वहाँ के ग्राउंड लेवल पे जो मेयर रहे हैं, जो सभा, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं जिनका ग्राउंड से ज़मीनी हकीकत है। जो पैरासूट से पिछली बार ऐसे ऐसे मनोज तिवारी ने किसी तरह से अपने टिकट बचा लिए, ताकि वहाँ पे देखो प्रवेश वर्मा जैसे लोग, रवीश में जुड़े लोगों को टिकट काट दिया गया। तो फाइट बहुत तगड़ी होने वाली बॉस, और क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। देखो, आज ये चुनाव कभी भी जो आज जो लोगों में जो बातें हो रही हैं किस चीज़ पे हो रही हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ गवर्नमेंट में कि पहली बार देख रहा हूँ ऐसा लोगों के बीच में कहीं भी ये डिबेट नहीं हो रहा है कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। डिबेट हमेशा हो, सबको ये मालूम है कि मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मोदी जी 400-370 लाएंगे कि नहीं लाएंगे, डिबेट इस पे है। तो जब यहां पे हो तो इट मीन्स की गवर्नमेंट तो आने वाली है। ठीक है, बाकी एक एक चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे। जो अभी 19 अप्रैल को शायद फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, हम धीरे धीरे उसका सेट करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आगे बढ़ेंगी चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट में भी मैं आपको बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को छोड़ दिया जाए तो असम में बीजेपी की स्थिति बेहतर है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। वो सब स्टेट ऐसे ही है कि प्रो गवर्नमेंट रहते हैं, जो गवर्नमेंट सेंटर में रहती है वहाँ पे लोग वैसे ही होते हैं। बाकी मणिपुर का देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें भी नहीं हैं, असम को छोड़ दें तो बाकी मुश्किल से 10-12-8-10 सीटें हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बातचीत करते रहेंगे चुनाव के बारे में। बहुत दिन हो गया था पर चर्चा किए हुए, क्या सोचे क्या ना सोचे, इस पे हम बात कर रहे थे। तो कैसा लगा आपको ये विश्लेषण मेरा? मैं छोटा छोटा फिर आगे बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और बोरियत होगी, लेकिन आप सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही मैं अपना और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।